हेलो साथियों, हेलो प्यारी सिस्टर। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूं। प्यारी प्यारी सिस्टर, आज हम लोग एक बार पुनः क्लास करने के लिए आ चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर समझना जरूरी है। इजी क्वेश्चंस पढ़ने से नहीं होता है, एक लेवल का क्वेश्चंस पढ़िए। एग्जाम की क्या लेवल होने वाला है, कि निगेटिव मार्किंग है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारे चीज़ आपको समझ के चलना होगा। आज हम लोग फिर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लाए हैं। हम आपको पिछले क्लास में 10 नंबर क्वेश्चंस तक करवा दिए थे। आज हम इनसे आगे के क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आया हूँ। साथियों, प्यारी सिस्टर, आपको मैं बता दूं, जो अभी नए क्लास करने के लिए आई हो या फिर नया क्लास करना चाहती हो तो विलम्ब मत करिए। अब आपको यहाँ पर तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये अंतिम बार तैयारी सोच करके कर लीजिए, क्योंकि बिहार में तो आप लोग को पता ही है वैकेंसी कितने दिन पर आते हैं। और हम लोगों को इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर एक सीट पक्का नहीं हो पाया तो पता नहीं फिर कब हम लोग के लिए वैकेंसी आएंगे। इसीलिए 8789694229 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF फिर आप लोग क्लास भी यहाँ पर कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे करके प्रैक्टिस भी कर सकती हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन टेस्ट देना, चूँकि ऑनलाइन टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना, इसलिए आप लोग यहाँ पर टेस्ट दे सकती हो। सिर्फ 200 रुपये आप लोग को लगेगा और 20 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देने को मौका मिलेंगे। इसलिए सब लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लास PDF जो भी चीज़ हो उनके बारे में जानकारी लेकर के आप लोग यहाँ पर सब कुछ करिए और आपकी तैयारी अच्छे से होंगे। चलिए, यहाँ पर एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चंस हम लेकर के आ चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। क्वेश्चंस है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखने में लगेगा लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो पता चलेगा एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आया ही नहीं। अगर बड़ा क्वेश्चन अगर अच्छा सा आप लोग को समझ में आ जाएंगे तो छोटा क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग को आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक परिरक्षण की निरीक्षण विधि के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधि है, ठीक है। कह रहा है कि इनमें 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें से आपको ये बताना है कि शारीरिक परिरक्षण की निरीक्षण विधि के दौरान, जब शरीर की परिरक्षण करते हैं, शरीर की परिरक्षण की जब हम लोग निरीक्षण करते हैं, जो परीक्षण हो गया हो, शरीर का परिरक्षण हो गया हो, ठीक है, अब फिर जाकर हम लोग उसको अगर निरीक्षण करते हैं तो यहाँ पर कौन सी विधि अपनाए जाते हैं, कौन सी गतिविधि किए जाते हैं। ऑप्शन है, शरीर के किसी भाग का नग्न आँखों की सहायता से अवलोकन करना। दूसरा है, शरीर के किसी अंग को हाथों की उंगलियों की सहायता से स्पर्श कर महसूस करना। तीसरा है, उंगलियों की सहायता से शरीर के किसी भाग पर आघात करने तथा आघात से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर उस अंग को स्थिति का पता करना। और चौथा यहाँ पर आपको स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर के किसी अंग की ध्वनि का सुनना। क्या चीज़ होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और ऑप्शन इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा, एक और ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जोड़ लेना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर एक और ऑप्शन जोड़ लेंगे ई नंबर में, ऑल, ठीक है। ऑल ऑप्शन भी जोड़ना होगा, चूँकि इसलिए ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में जो अगर हम लोग बात करते हैं तो शरीर का निरीक्षण किया जा रहा है, शरीर का जो निरीक्षण करेंगे तो इसमें सारे का सारे ऑप्शन सही ही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिज इसका आंसर होगा। देखिए, शरीर के किसी भाग को नग्न आंखों की सहायता से अवलोकन भी हम लोग करते हैं, मतलब खुली आंख से। शरीर के किसी अंग को हाथ की उंगली की सहायता से हम लोग स्पर्श भी करते हैं, यानी छूते भी हैं, उंगली की सहायता से आघात करते भी हैं, और उनके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होता है उससे भी हम लोग पता लगाते हैं, और स्टेथोस्कोप की सहायता से भी अंग की ध्वनि हम लोग सुनते हैं। यानी सारे का सारे चीज़ हम लोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सभी का सभी क्या ऑप्शन सही है। देखिए, अब आपको इतना सारा ऑप्शन सही है और ये सारे के सारे ऑप्शन अगर आपको याद रहते हैं, सभी का सभी टॉपिक, तो छोटा क्वेश्चन उठाएगा तो एक ही ऑप्शन देगा उसमें सही वाला, तो बिल्कुल रूप से आप लोग यहाँ पर बना चुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने तो 4 पढ़ रखा है। तो इसीलिए मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस का लेवल लेकर के आता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए और आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी यहाँ पर हो सके। चलिए प्यारी सिस्टर, आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, ये वाला थोड़ा सा सुन लो। आगे वाला क्वेश्चंस क्या है, निम्न में से स्पर्श परिरक्षण का उदाहरण है। अब इनमें से बताना है कि स्पर्श परिरक्षण का कौन सा एग्जाम्पल। स्पर्श मतलब क्या, छूना, ठीक है। तो कौन सी स्पर्श परिरक्षण का यहाँ पर एक उदाहरण है, शरीर के किसी भाग का नग्न आंखों की सहायता से अवलोकन करना, शरीर के किसी अंग को हाथ की उंगलियों की सहायता से स्पर्श कर महसूस करना,
उंगलियों की सहायता से शरीर के किसी भाग पर आघात करना, आघात से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर उस अंग की स्थिति का पता लगाना, या फिर स्टेथोस्कोप की सहायता से। चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होंगे। स्पर्श परीक्षण में क्या होता है ये बताओ। देखिए स्पर्श परीक्षण में क्या होता है, स्पर्श परीक्षण में क्या होता है, यहाँ पर उंगलियों की सहायता से शरीर के किसी भाग पर आघात करते हैं और इससे जो उत्पन्न ध्वनि होता है इसके आधार पर हम लोग उस अंग की स्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है उंगलियों से स्पर्श करने का एक परीक्षण का एग्जाम्पल। ऑप्शन सी यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन करी हो बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया आंसर है, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण कौन सा है। अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्षण स्वस्थ व्यक्ति का है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण कौन कौन सा है। जैविक चिन्हों का सामान्य होना, जो जैविक चिन्ह है इसको सामान्य होना, बिल्कुल बढ़िया बात है। व्यक्ति को अच्छी भूख लगना, अच्छा नींद आना, ये भी सही बात है। व्यक्ति के सभी अंगों को कायिक रूप से सामान्य होना, या उपयुक्त में से सभी क्या होंगे। देखिए व्यक्ति का स्वस्थ रहने का लक्षण पूछ रहा है तो जैविक चिन्ह भी सामान्य होना चाहिए, भूख लगना ही चाहिए, नींद आना चाहिए, सभी अंग यहाँ पर बढ़िया से काम करनी चाहिए। सब का सब ऑप्शन तो सही ही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये सारे लक्षण यहाँ पर होनी चाहिए, इनको हम लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। चलो डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत ये बताओ, डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी रोगी प्रथम श्रेणी में शामिल किया जाता है। डॉट्स थेरेपी, डॉट्स थेरेपी क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। डॉट्स थेरेपी क्या होता है ये थोड़ा सा आप लोग बता दो। तो डॉट्स थेरेपी का अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉट्स थेरेपी क्या होता है, यह एक डॉट्स टीबी रोगों के लिए, ठीक है, टीबी रोगों को यहाँ पर भगाने के लिए, टीबी रोग को यहाँ पर ठीक करने के लिए डॉट्स थेरेपी यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में मतलब क्या, रोग को पहले यहाँ पर ठीक कर लेना, रोग होने से पहले ठीक कर लेना, ठीक है। तो कह रहे कि प्रथम श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नया स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव रोगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो यहाँ पर नया होता है, ठीक है, जो नए स्पुटम स्पीयर पॉजिटिव रोगी होता है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत डॉट्स थेरेपी में यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है इनका बिल्कुल बढ़िया आंसर है। आगे वाले क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, अगला क्वेश्चंस क्या है। चलो आगे वाले क्वेश्चंस क्या है ये देख लो। कह रहा है कि रोगी, कौन सा रोगी डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी में शामिल है। अब पहला श्रेणी में जो यहाँ पर बीमारी की शुरुआती होता है, बीमारी का जो लक्षण होते हैं शुरू होने से पहले जिसे हम लोग ठीक कर लेते हैं वो आता है। द्वितीय श्रेणी में कौन सा रोग आते हैं, जब पता चल जाते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है तो उसको हम लोग इलाज करते हैं, वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में डॉट्स थेरेपी के कौन से यहाँ पर लक्षण शामिल दिया जाता है। तो द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, आंसर करो एक बार आप लोग। नया स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव रोगी, पॉजिटिव असफल रोगी, नया एक्स्ट्रा प्लमोनरी रोगी लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं, कौन सा यहाँ पर होंगे द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। देखिए द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत बात करते हैं तो जो असफल रोगी होता है, पहले पॉजिटिव रोगी ये तो प्रथम हो जाता है, जब यहाँ पर ये असफल हो जाते हैं तो ये बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम लोग इसे इलाज करते हैं। तो जो स्पुटम असफल रोगी होता है वही होता है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। ऑप्शन बी क्या है इनका बिल्कुल बढ़िया आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो यहाँ पर, ये मैंने पिछले क्लास में करा भी दिया था। निम्न में से विटामिन बी थायमिन की कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है। विटामिन बी की कमी से बच्चों में रिकेटस, वयस्कों में ऑस्टियोमोलासिस, शुष्क एवं आर्द्र बेरी पेलेग्रा, या फिर रात्रि आघात एवं कनाइट वाइल जीरोसिस, कौन सा रोग होगा बताओ जल्दी से। देखिए बच्चों में रिकेटस ये तो विटामिन डी की कमी से आता है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से आता है ना। तो आपसे पूछा विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो यहाँ पर बेरी। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर सही आंसर है ना, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन सब मैंने आपको पहले करा भी दिया हूँ। अब देखो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बेरी तो नहीं होगा क्योंकि विटामिन बी की कमी से होता है ना। तो विटामिन डी की कमी से ऊपर ही बताया हूँ रिकेटस जो बीमारी होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए क्या इनका सही आंसर है। ये सब मैंने पहले ही क्लास में बहुत दिन पहले ही बता दिया हूँ, इसलिए जल्दी इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। चलो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सा है, कौन सी बीमारी। बच्चों में रिकेटस डी की कमी से होता है, बेरी बी की कमी से होता है, और ए की कमी से रात्रि अंधता है ना। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है।
ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होंगे, रात्रि अंधता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। हाँ ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में शामिल है, निम्न में से कौन सा एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में शामिल है? समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करने में सहायता करना, स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं मूल्यांकन में सहायता करना, बीमारियों के कारणों का पता लगाने में सहायता करना, उपयुक्त में से सभी। क्या इसका सही आंसर होंगे ये बताओ, कौन सा एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में शामिल है ये बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में शामिल है ये बताओ। देखिए एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में जो शामिल होता है वो स्वास्थ्य स्तर के आकलन करने में जो सहायता करता है ये शामिल होते हैं। स्वास्थ्य सेवा को नियोजन एवं मूल्यांकन करने में कौन कौन से शामिल हो रहा है, कौन सा उसका जांच मूल्यांकन कर रहे हैं, बीमारी के कारण हम लोग पता लगाते हैं, इन सब कुछ एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। स्वास्थ्य स्तर का आकलन करते हैं, देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं क्या उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये करते हैं। बीमारी का क्या कारण है इस कारण का पता लगाते हैं, तो सब कुछ किया जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल रूप से सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल रूप से सही आंसर है ना। आगे वाले क्वेश्चंस क्या है भाई ये करके बताओ। निम्न में से एपिडेमियोलॉजी का मापन का साधन, अब देखो एपिडेमियोलॉजी का क्या है मापने का साधन, ऊपर में हम लोग पढ़े ना कि एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या होते हैं, तो बीमारी का कारण का पता करते हैं, नियोजन एवं मूल्यांकन में सहायता करते हैं, स्वास्थ्य स्तर का आकलन को हम लोग जांचते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ से हम लोग मापते हैं, कैसे हम लोग मापते हैं, तो मापने का कौन कौन सा साधन है, रेट्स भी मापते हैं क्या दर है, अनुपात में भी मापते हैं, प्रोपोर्शन यानी कि प्रतिशत में भी मापते हैं। तो ये सभी इनका एक साधन है जिनके माध्यम से जिनके द्वारा एपिडेमियोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं मापते हैं। यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी क्या है इनका बच्चों, प्यारी प्यारी आंसर है, बिल्कुल बढ़िया वाले आंसर है। ठीक है देखिए ये एपिडेमियोलॉजी वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप लोग छाप के रख लो, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलो आगे वाले क्वेश्चंस क्या है, निम्न में से प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण। अब देखो प्राथमिक रोकथाम में क्या होता है, बीमारी पता लगने से पहले हम लोग इलाज करने का साधन करते हैं, है ना। प्राथमिक रोकथाम में क्या है, बीमारी पता लगने से पहले, जैसे कि डीपीटी के टीका द्वारा डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस की रोकथाम, किसी बीमारी के समय पर निदान, दुर्घटना के पश्चात, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आते हैं। चलो ये क्वेश्चंस करके आपको बतानी है। ठीक है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या, बीमारी पता लगने से पहले हम लोग क्या करते हैं उसका इलाज करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन अगर ए में ध्यान देते हैं, डीपीटी के टीका द्वारा डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस की रोकथाम, यानी हम लोग पहले ही रोकथाम करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए टीका लगा देते हैं। बच्चों में क्या होता है टीकाकरण किया जाता है, क्यों, क्योंकि बाद में उसको कोई भी बीमारी इफेक्ट ना करे। तो ये होता है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत, यानी बीमारी पता लगने से पहले हम लोग इलाज के बारे में सोच लेते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन ए वाला सही आंसर, जो कि बीमारी को रोकथाम करने में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। अब देखिए सेकेंड वाला भी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पर मैं नहीं समझाया हूँ। सेकेंड वाला में क्या होता है, जब बीमारी पता चल जाए तो उसके बीमारी को इलाज करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, तो ये प्रथम वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बीमारी को पता लगने से पहले हम लोग टीका उका कर लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, जब बीमारी को पता लग जाए तो हम लोग उसे इलाज करते हैं। तो किसी बीमारी का समय पर निदान तथा उपचार करना, ये किस के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है तो ऑप्शन बी, जब हम लोग को बीमारी का पता चल जाते हैं तो समय पर क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसका निदान करते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो ये हो गया आपको द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ऑप्शन बी वाले, किसी बीमारी को समय पर उसका इलाज करना, उपचार करना। चलो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत क्या होंगे, जब बीमारी यहाँ पर दुर्घटना घट जाए, उसके बाद जब हम लोग इलाज करा लेते हैं और वो जनरल लाइफ जीने लगते हैं, सामान्य लाइफ जीने लगते हैं, तो हम लोग तृतीय रोकथाम कहते हैं। जैसे देखो दुर्घटना के पश्चात व्यक्ति का सर्जरी द्वारा एक पैर काट दिए जाने के पश्चात किसी प्रोस्थेटिक का उपयोग कर उसे चलने योग्य बनना। मान लो देखो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत क्या होगा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दुर्घटना हो गया, अब दुर्घटना हो गया तो वो बचने लायक नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को सर्जरी करके, ऑपरेशन करके, जो हाथ हो, पैर हो, जो भी अंग हो काटने वाला हो, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर भी वो क्या करते हैं, जनरल लाइफ जी पाते हैं, मतलब औरों लोगों की तरह दौड़ धूप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं।
तो ये होता है तृतीय श्रेणी की, यानी वो इलाज होने के बाद अगर बढ़िया से जी सके, जनरल लाइफ जी सके, तो वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल बढ़िया आंसर है। आगे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्न में से एपिडियोमोलॉजी का श्रेणी में शामिल है, ये श्रेणी का है, श्रेणी लिखा हुआ है। तो एपिडियोमोलॉजी की श्रेणी में कौन कौन से चीज़ शामिल है? कोई एजेंट, कोई होस्ट, कोई पर्यावरण, उपयुक्त में से सभी। जल्दी आंसर करो। देखिए एपिडियोमोलॉजी की श्रेणी में क्या क्या शामिल है? कोई कारक भी होते हैं, कोई मेजबान भी होते हैं, कोई पर्यावरण भी होते हैं, या फिर उपयुक्त में से सभी। सबको यहाँ पर एक एपिडियोमोलॉजी के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है ना। ऊपर ही बताए थे कि बीमारी का पता लगाना, किस कारण से हो रहा है, क्या इफेक्टेबल है, तो सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। यानी उपयुक्त में से उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी क्या है इनका सही आंसर है। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संचारण का उदाहरण है। अब देखो प्रत्यक्ष यानी कि जो डायरेक्ट संचरण का क्या एग्जाम्पल है? डायरेक्ट संचरण का क्या एग्जाम्पल है? डायरेक्ट आप लोग को संक्रमण पढ़ाए थे ना, जिसमें एक होता है डायरेक्ट रूप से, एक होता है इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट मतलब जो प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि सीधे संपर्क में आने से, जैसे कि अगर आप लोग यौन यहाँ पर यौन संबंध बनाते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट संपर्क में आने से यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है? HIV पॉजिटिव व्यक्ति के अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर संचरण हो सकता है, आप भी यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं, आपको भी संक्रमण हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है इनका बिल्कुल बढ़िया आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। साथियों इतना ही क्लास रहने दो, थोड़ा टाइम का बड़ा इशू हो जाता है, इसलिए ज़्यादा क्लास नहीं ले पाता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं कर लूँगा। थैंक यू।